सन 1929 एडविन हबल पहले इंसान थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, अर्थात फैल रहा है। इसी बेसिस पर यह कैलकुलेशन किया गया कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था। यहाँ तक कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को डिटेक्ट कर साइंटिस्ट बिग बैंग होने के 3 लाख साल के ब्रह्मांड को भी देख पाने में सफल रहे हैं। एडविन हबल कहते थे कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इसी आधार पर उनके बाद के साइंटिस्टों ने कल्पना किया कि कभी न कभी एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब इस ब्रह्मांड का पूरा मैटर और एनर्जी एक स्थान पर इकट्ठा था, जो बाद में विस्फोट के बाद फैल गया। अगर हम समय में पीछे जाए तो हम उस बिग बैंग के सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएंगे जब ये पॉइंट साइज के बिंदु में समाया हुआ था। तो बिग बैंग से पहले क्या था? यूनिवर्स में कहाँ था वो पॉइंट साइज का बिंदु जिसमें विस्फोट हुआ? उस बिग बैंग सिंगुलैरिटी के अंदर मास कितना था, एनर्जी कितनी थी और टेम्परेचर कितना था? वो कौन सा फोर्स था जिसने पूरे यूनिवर्स को एक पॉइंट साइज के बिंदु में बांध कर रखा था? और क्या बिग बैंग थ्योरी सच है या केवल एक भ्रम? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द बिग बैंग थ्योरी। वर्तमान में सृष्टि उत्पत्ति का सबसे प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट साइज में समाया हुआ था। कोई नहीं जानता कि फिर क्या हुआ। उसके बाद यह ब्रह्मांड एक्सपैंड होता चला गया, जिसके कारण इस अद्भुत संरचना वाले ब्रह्मांड की रचना हुई और ब्रह्मांड का यह फैलाव आज भी जारी है। ब्रह्मांड के इस एक्सपेंशन यानी फैलाव को देखने का श्रेय एडविन हबल को जाता है। बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में कहा है कि बिग बैंग के मात्र 10⁻43 सेकेंड के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स अस्तित्व में आ गया था और फिजिक्स के नियम काम करना शुरू कर दिए थे। संसार के अधिकतम वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति पॉइंट साइज के बिंदु से ही मानते हैं, जिसका वॉल्यूम 0 था, मास इनफाइनाइट था, डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी और टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था। स्टीफन हॉकिंग भी बिग बैंग सिंगुलैरिटी को 0 रेडियस का मानते थे। लेकिन अब मैं बिग बैंग थ्योरी को गलत प्रूव करने जा रहा हूँ। अगर आप हठी स्वभाव के हैं तो वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी की अधिकतर चर्चा मैंने कर दी है। और अगर आप फिजिक्स में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोच को ही बदल दे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है बिग बैंग थ्योरी की रियलिटी। अधिकतर फिजिसिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी का रेडियस 0 था। रेडियस 0 का मतलब वॉल्यूम भी 0 था। क्या 0 वॉल्यूम में कुछ भी समा सकता है? साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि टाइम और स्पेस भी उस समय नहीं था। जब उनसे पूछा जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, तब वे कहते हैं कि जब टाइम ही यहीं से शुरू हुआ हो तो यह प्रश्न ही बेकार है कि बिग बैंग से पहले क्या था। जब साइंटिस्टों से पूछा जाता है कि उस पॉइंट के बाहर क्या था, वो पॉइंट किसमें था या वो पॉइंट कहाँ था, तब वे कहते हैं कि उस समय स्पेस ही नहीं था। तो ये मत पूछो कि वो पॉइंट कहाँ था। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गुब्बारे में 50 ग्राम हवा भरी जा सकती है। आप मुझसे पूछे कि गुब्बारे का साइज क्या है, रेडियस क्या है, उस गुब्बारे का वॉल्यूम क्या है। मैं कहूँ कि उसका रेडियस वॉल्यूम 0 है, तो आप कहेंगे कि उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, रेडियस ही नहीं है, तो उसमें हवा आएगी कहाँ से। इसी पर मैं कहूँ कि 0 साइज के उस गुब्बारे में 50 ग्राम नहीं बल्कि इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट एनर्जी है, और उसमें वाइब्रेशन इतनी तेज हो रहा है कि टेम्परेचर भी इनफाइनाइट है। और फिर कहूँ कि उसका वॉल्यूम तो 0 है, तो आप कहेंगे कि जब उस 0 रेडियस के साइज में 50 ग्राम हवा नहीं भरी जा सकती और उस गुब्बारे का वॉल्यूम भी 0 है, इसका मतलब कि गुब्बारा है ही नहीं। तो उस 0 वॉल्यूम में इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट टेम्परेचर कैसे आ गया? फिर भी स्टीफन हॉकिंग ने द ग्रैंड डिज़ाइन में इसके उत्तर में जवाब दिया है कि 0 एनर्जी में इनफाइनाइट एनर्जी कैसे पैदा होती है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों मिलकर इनफाइनाइट एनर्जी होते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु ना हो और उससे कुछ पैदा हो जाए? किसी फोटान से एक पार्टिकल और एक एंटाई पार्टिकल पैदा हो जाते हैं, वो भी फोटान से पैदा होते हैं, नथिंग से पैदा नहीं हो सकते। इसे साइंटिस्ट एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ब्रह्मांड में कई जगह बिग बैंग हुआ, और वो भी कैसे? जैसे पानी में बुलबुले बनते हैं और फूटते हैं और कुछ नहीं से सब कुछ बन जाता है।
आप में से जो भी भौतिकी पढ़ते हैं, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि अगर पानी और हवा दोनों ही ना हो तो क्या बुलबुले बनेंगे? जब कुछ नहीं था तो कैसे बुलबुले बनेंगे और कैसे विस्फोट होगा? ये केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन विनबर्ग सहित और भी फिजिसिस्ट हैं जो बिग बैंग को न तो महाविस्फोट नाम देते हैं और ना ही उसकी बिगनिंग जीरो वॉल्यूम से मानते हैं। एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अग्निव्रत नास्टिक जी ने यह प्रूव किया है कि बिग बैंग के समय जीरो वॉल्यूम नहीं हो सकता। मतलब जीरो वॉल्यूम में इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट टेम्परेचर कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं इनफाइनाइट तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता। जो बिग बैंग कहता है कि नथिंग से एवरीथिंग पैदा हो गया, मैं कहूँगा कि नथिंग से एवरीथिंग पैदा होने की बात तो दूर है, नथिंग से समथिंग भी पैदा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि जीरो में इनफाइनाइट टेम्परेचर कैसे होता है। आप जानते होंगे कि मॉलिक्यूल्स की गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उस मैटर का टेम्परेचर हो जाएगा। इस पॉइंट साइज के रेडियस में किसकी गति बढ़ रही थी? क्या भरा हुआ था इसके अंदर? एनर्जी किस फॉर्म में थी? अगर एनर्जी इनफाइनाइट होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इनफाइनाइट होगी, और फ्रीक्वेंट या वाइब्रेट होने का मतलब क्या होता है? क्या उस एनर्जी या मैटर को फ्रीक्वेंट या वाइब्रेट होने के लिए स्पेस और टाइम नहीं चाहिए? पिछले ब्लैक होल की वीडियो में मैंने प्रूव किया था कि फ्रीक्वेंट और वाइब्रेंट यानी कोई क्रिया होने के लिए टाइम का होना अनिवार्य है। बिना टाइम के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। तो वो एनर्जी और मैटर या कुछ भी हो, उस बिग बैंग सिंगुलैरिटी में कैसे बिना टाइम के वाइब्रेट और फ्रीक्वेंट हो रहे थे? और फिर उस सिंगुलैरिटी पॉइंट में जो भी था वो किस में फ्रीक्वेंट या वाइब्रेट हो रहा था? क्योंकि उस समय स्पेस तो था नहीं। किसी भी चीज़ को जरा सा हिलने के लिए भी स्पेस चाहिए। उस पॉइंट के अंदर मोशन कैसे हो रहा था? बिना मोशन और वाइब्रेशन के टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो मोशन किस में हो रहा था? वॉल्यूम भी तो नहीं था। क्या मोशन या वाइब्रेशन के लिए स्पेस नहीं चाहिए? जब मोशन नहीं होगा तो उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा? अगर मोशन नहीं भी होगा, अगर मास की ही बात करें तो मास किसका था? क्या वहाँ कोई पार्टिकल्स था? क्योंकि मैटर के एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए, यहाँ तक कि फोटॉन के लिए भी स्पेस चाहिए। जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी में ना ही स्पेस था और ना ही टाइम। मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि बिना स्पेस के मैटर और एनर्जी का एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, और बिना टाइम के मोशन या वाइब्रेशन या कहीं कोई भी क्रिया संभव ही नहीं है। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जीरो में इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट टेम्परेचर था, ये बातें गलत प्रूव होती हैं। अब बात करते हैं बिग बैंग सिंगुलैरिटी के फोर्स की, क्योंकि उस टाइम कोई बहुत बड़ा फोर्स था जो इनफाइनाइट मास को इकट्ठा किए हुए था। उस पॉइंट में जो फोर्स काम कर रहा था उसे साइंटिस्ट कहते हैं दी यूनिफाइड फोर्स। आज का फिजिक्स ये मानता है कि हर फोर्स का एक फील्ड होता है, तो उस यूनिफाइड फोर्स का फील्ड कौन सा था? फील्ड और पार्टिकल्स आपस में एक्सचेंज यानी विनिमय करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। तो जो यूनिफाइड फोर्स था उसमें कौन से मीडिएटर पार्टिकल्स थे और उनका विनिमय कहाँ हो रहा था? किधर वे आ जा रहे थे, वो भी बिना स्पेस और टाइम के? जीरो से ब्रह्मांड का बनना और एक्सपेंड होना, मुझे लगता है कि यह असंभव है, और बिग बैंग थ्योरी वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा भ्रम है। स्टीफन हॉकिंग ने 16 दिसंबर 2006 को एक व्याख्यान में बिग बैंग सिंगुलैरिटी को जीरो साइज का न कहकर पॉइंट साइज का बताया था। उसके बाद 2010 में उन्होंने उस पॉइंट को एटम के साइज का बता दिया, जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर। स्टीफन हॉकिंग जीरो वॉल्यूम से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक आ गए। अब 10⁻⁻10 मीटर साइज की ही बात कर लेते हैं। उस पॉइंट का जो फोर्स था वो सबसे बड़ा फोर्स था, दी यूनिफाइड फोर्स। पूरे ब्रह्मांड को जीरो साइज में या एटम के साइज में कंडेंस हो जाना या मास एनर्जी को एक एटम के साइज में सिमट के रखना, मतलब उस पॉइंट में एक बहुत बड़ा फोर्स काम कर रहा था। इसे ही यूनिफाइड फोर्स कहते हैं। तो वो कौन सा फोर्स था जो इतने बड़े यूनिफाइड फोर्स के अपोजिट काम कर रहा था? वह कहाँ से पैदा हो गया? इस पर बहुत से फिजिसिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी में विस्फोट होने का मेन कारण डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी को हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज के लिए डार्क एनर्जी के बारे में इतना बता दूं कि डार्क एनर्जी का आधार रिपल्सिव फोर्स होता है। डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स होती है जो मैटर और स्पेस को दूर दूर फैलाती है। तो उस पॉइंट में डार्क एनर्जी कहाँ थी? तो क्या डार्क एनर्जी भी इसी पॉइंट में थी? क्योंकि इस पॉइंट में तो पहले से ही एक इनफाइनाइट एनर्जी भरी हुई थी जिससे ब्रह्मांड बना है। ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम को मैंने पढ़ा तो यही निकल कर आया कि डार्क एनर्जी विस्फोट करती है। अगर डार्क एनर्जी इस पॉइंट के अंदर होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह पॉइंट बन ही नहीं पाता, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है जो इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट एनर्जी को एक होने ही नहीं देती। और अगर डार्क एनर्जी इस पॉइंट में ही थी तो यह पॉइंट कब से था? इस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि कब से मत पूछो, क्योंकि उस समय टाइम ही नहीं था। ये बिग बैंग थ्योरिस्ट की दादागिरी है। टाइम नहीं था तो शुरू कैसे हुआ?
कौन था जिसने स्पेस को फैला दिया? विस्फोट का मतलब यह है कि पहले इसमें कोई क्रिया नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी। कोई एक्टिविटी नहीं थी, इसीलिए फिजिसिस्ट मानते हैं कि उस समय टाइम नहीं था। तो पहले टाइम शुरू हुआ था, तो उसमें मोशन या एक्शन शुरू हुआ था। टाइम शुरू हुआ, क्रिया शुरू नहीं हुई, तो टाइम कैसे शुरू हुआ? और क्रिया पहले शुरू हुई, उसके बाद टाइम शुरू हुआ, तो वो क्रिया यानी एक्टिविटी कैसे शुरू हुई? बिना टाइम के क्या कोई एक्टिविटी शुरू हो सकती है? या बिना एक्टिविटी क्रिया के क्या टाइम शुरू हो सकता है? टाइम पहले है या क्रिया यानी एक्टिविटी? अगर उस पॉइंट में यूनिफाइड फोर्स काम कर रहा था, इसका मतलब उसमें क्रिया हो रही थी। फोर्स की डेफिनेशन किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि फोर्स किसी क्रिया यानी एक्टिविटी का परिणाम मात्र है। किसी मैटर में मीडिएटर पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, उसका नाम फोर्स है, उस प्रॉपर्टी का नाम फोर्स है। अगर इस पॉइंट में यूनिफाइड फोर्स काम कर रहा था, इसका मतलब कि एक्टिविटी क्रिया भी हो रही थी। और अगर एक्टिविटी क्रिया हो रही थी, इसका मतलब टाइम भी था। और अगर मीडिएटर पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे थे, उनमें मोशन था, तो इसका मतलब हुआ कि मोशन वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंट होने के लिए स्पेस भी था। तो फिजिसिस्ट कैसे कह देते हैं कि स्पेस भी नहीं था और टाइम भी नहीं था? अब डार्क एनर्जी कहाँ से आ गई? हालांकि मैं मानता हूँ कि डार्क एनर्जी यानी असुर ऊर्जा एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, लेकिन अगर डार्क एनर्जी पॉइंट के अंदर थी तो ये पॉइंट कंडेंस ही नहीं होता, क्योंकि डार्क एनर्जी रिपल्सिव होती है। डार्क एनर्जी होती तो ये पॉइंट डेंस ही नहीं होता। इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट टेम्परेचर होता ही नहीं। अगर आप कहें कि पहले टाइम शुरू हुआ, तो टाइम कैसे शुरू होता है? टाइम शुरू होने की पहचान क्या है? आप सोचते हैं कि विस्फोट शुरू हुआ और टाइम शुरू हो गया। विस्फोट पहले है या टाइम? उस पॉइंट के अंदर जो फोर्स काम कर रहा था, फोर्स के कारण जो फील्ड पार्टिकल्स होंगे, तो पहले फोर्स है या फील्ड? इनमें कौन पहले है और एक्सचेंज किसमें कौन कर रहा था? अगर डार्क एनर्जी अंदर होगी तो यूनिफाइड फोर्स बन ही नहीं पाएगा। और अगर डार्क एनर्जी बाहर थी तो वो पॉइंट किसमें था और डार्क एनर्जी खुद किसमें थी, क्योंकि उस समय स्पेस तो था नहीं। अब आइए आगे बात करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि सिंगुलरिटी में फिजिक्स के नियम काम नहीं करते और प्लांक लेंथ 10⁻³ मीटर पर फिजिक्स के नियम काम ही नहीं करते। यह कहना उचित है कि 10⁻³ मीटर या उससे कम डिस्टेंस पर फिजिक्स के नियम काम नहीं करते, इसीलिए हम नहीं जानते। लेकिन यह कहना गलत है कि स्पेस टाइम था ही नहीं। जरूरी नहीं है कि फिजिसिस्ट जिसको ऑब्जर्व कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले या जिसको मैथमेटिक्स के द्वारा प्रूव कर दे वही फिजिक्स है। रियलिटी में वह फिजिक्स नहीं है, बल्कि वह फिजिक्स की अपनी सीमा है, प्लांक लेंथ और प्लांक टाइम। मतलब विस्फोट के 10⁻43 सेकेंड पहले क्या हुआ था, फिजिक्स नहीं जानता। जब स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग सिंगुलरिटी को एटम के साइज का बताया, उसके बाद एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हुए हैं, फिजिसिस्ट H.G. वीवर। उन्होंने उस पॉइंट के साइज को एटम करना कहकर न्यूक्लियस के साइज का बताया है। मतलब वो 10⁻10 मीटर से 10⁻15 मीटर तक आ गए। H.G. वीवर ने उस पॉइंट की डेंसिटी इनफाइनाइट न कहकर 10⁻94 मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब बताया है। और बिग बैंग थियरी की कहानी को 10⁻43 सेकेंड से शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में जितनी भी बातें मैंने की फोर्स, पार्टिकल, टेम्परेचर, मास, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेकर, वह सब H.G. वीवर के इस तर्क पर भी लागू होती है और इससे बिग बैंग थ्योरी गलत सिद्ध होती है। हालांकि बिग बैंग थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए ये पर्याप्त कारण है। फिर भी अब आप कहेंगे कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिटेक्ट हुआ है उसका क्या? जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन देखा गया है उसका क्या? और जो गैलेक्सियों का एक दूसरे से दूर जाना देखा गया है उसका क्या? इन सभी सवालों के जवाब को देने के लिए अब मैं एक एक करके अगली वीडियोज़ में ये प्रूव करूँगा कि जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन समझा जा रहा है, आखिर वह है क्या? और जो गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जाती हुई देखी जा रही हैं, जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये सब क्या है? आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके इन सब टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।